चलो जी करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में कल मैंने इनको कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मास परसेंट की बात की थी अपन ने, ठीक है। उसको बस फॉर्मूला ही बताया था, आपको क्वेश्चन तो कराए नहीं। और परसों भी अपन ने यही पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब आपको रेगुलर आना है। अब रेगुलर नहीं आओगे तो मैं टॉपिकों को दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कराने का मतलब यही है कि अब आपको यूट्यूब से देखनी पड़ेंगी वो, अगर छुट्टी करते हो तो, ठीक है। तो चलो मास परसेंट की बात मैं थोड़ी सी और करूंगा। तो कल अपन ने बेटा बात की थी मास परसेंट, यही बात की थी क्या? अब बताओ, यदि मास परसेंट की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू इंटू 100। ये किया था अपन ने, ठीक है। अब आपको पता है कि स्मॉल डब्लू क्या है बेटा? यहाँ स्मॉल डब्लू क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। और कैपिटल डब्लू क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यही है क्या? बोलो, यही है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे बेटा? एग्जाम्पल की। तो आप मेरे को बताओगे, जैसे मैंने कहा 40% वेट बाई वेट NaOH मीन्स क्या है? क्योंकि आपको काफी बार क्वेश्चंस के अंदर ऐसा देता है कि आपको मास परसेंट दे रखा है और आपसे कुछ भी निकलवा लिया उसने, तो इसको पढ़ना आना चाहिए अपने को। क्या आना चाहिए? पढ़ना, मतलब समझ में आना चाहिए अपने को। तो बेटा इसको अपन दो तरीके से बोल सकते हैं। कितने तरीके से बोल सकते हैं? दो तरीके से। जैसे मैं बात करूं सॉल्यूशन की, मैंने कहा 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता भाई? बोलो, बोल सकते हैं। जब 40 ग्राम रहा होगा तो सॉल्यूशन देखो 40 प्लस 60 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आया? 40% आ गया। या क्या मैं इसको पहला तो ये बोल सकता हूं, सेकंड क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या? 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 60 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हैं क्या? बोलो भाई, 60 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हैं क्या? बोलो, क्योंकि 40 ग्राम ये रहा होगा तो 60 ग्राम सॉल्वेंट रहा होगा, तभी तो 100 बनाए जाके, और 100 से 100 कट गया होगा। आगे बात समझ में? एक बार ये लिख लो। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
20 ग्राम NaOH dissolve in 90 ग्राम वाटर। अब देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो 1 होती है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्राम लो या ml लो एक ही बात होती है। तो डेंसिटी 1 का मतलब क्या होता है, D बराबर मास बाई वॉल्यूम। अब यदि एक मैंने m लिया और एक ही ml लिया तो एक आ गया, तो D बराबर 1 आ गया। अब 1 आते वॉल्यूम पर और ml पर, वॉल्यूम ml में होता है जबकि वेट किस में होता है, ग्राम में। तो जब डेंसिटी 1 होती है बेटा वाटर की तो उस पर कोई भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, पानी को अपन ग्राम में भी ले सकते हैं। आगे बात समझ में। dissolve in 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaOH, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ NaOH। करो कैलकुलेट। बताओ भाई क्या बन रहा है आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वेट ऑफ NaOH कितना है बेटा, बोलो 20 ग्राम। उसके बाद में वेट ऑफ वाटर कितना है, 90 ग्राम। कितना है, 90 ग्राम, यही है। अब आपको क्या निकालना है, परसेंट वेट बाई वेट। तो क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100। स्मॉल w 20 है, 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 90 इंटू कर दोगे 100। बताओ भाई 20 डिवाइड बाई 110 इंटू 100, यही आएगा। ये 0 से 0 कट गया, कितना आया 200 डिवाइड बाई 11। अब भाग दे लो, 1 बार गया 9 बचा, 8 बार गया कितना बचा, 2 बच गया, 18.2। इतने आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशन ही चाहिए अपने को, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतने हमारे काम के नहीं है, कॉन्सेप्ट तो अपन सीख लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा आता है और कैलकुलेशन गलत कर दी तो फिर कोई मतलब नहीं, समझ रहे। ये आ रहा आंसर 18.2। क्रॉस चेक भी कर लेंगे आप अपने स्तर पे। बोलो मास परसेंट के अंदर कोई परेशानी, कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। ज्यादातर जो मैंने आपको बताया था, काम की बात क्या है इसके अंदर, ये पहचानना आना, इनको कैसे बोलते हैं अपन, ये काम की बात है इसके अंदर। चलो भाई सेकंड कंसंट्रेशन टर्म डालो इसके अंदर,
मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसे कैपिटल एक्स से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं बेटा? कैपिटल एक्स से। आगे बात समझ में? अब देखो, मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, और एक डायग्राम में ऐसे बनाता हूं। ठीक है जी, मैंने क्या किया बेटा, इसे बोला कंपोनेंट ए। क्या बोला? कंपोनेंट ए। ठीक है, और इसे बोला मैंने कंपोनेंट बी। क्या बोला? कंपोनेंट बी। आगे बात समझ में? किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को मान लिया सॉल्यूट और कंपोनेंट बी को क्या मान लिया? सॉल्वेंट। आगे बात समझ में? अब मैंने कहा बेटा, जैसे मैंने कहा ये सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट को कंपोनेंट ए बोल दिया और सॉल्वेंट को क्या बोल दिया? कंपोनेंट बी। कोई परेशानी किसी को? ठीक है, मैंने कहा कि जो कंपोनेंट ए है इसके अंदर जो मोल प्रेजेंट है बेटा वो है एन ए। कितने प्रेजेंट है? एन ए। और यहाँ जो सॉल्वेंट के मोल इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं, मैंने कहा बेटा वो है एन बी। क्या प्रेजेंट है? एन बी। आगे बात समझ में? फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा, दोनों बीकर को पकड़ा और दोनों बीकर को खाली कर दिया। किसके अंदर? इसके अंदर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों क्या थे? पर्टिकुलर, एक सॉल्यूट था और एक क्या था बेटा? सॉल्वेंट। लेकिन अब जाके ये क्या बन चुके हैं बताओ? सॉल्यूशन बन चुके हैं। क्या क्या इसके सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है? क्या बोलो? कंपोनेंट ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं? दोनों हैं। तो क्या यहाँ इनके मोल एन ए प्लस एन बी हो गए? क्या मोल आकर के जुड़ गए? दोनों के आकर के जोड़ दिए यहाँ। तो ये बताओ, बीकर के अंदर आ गए दोनों। अब यदि मुझे क्या निकालना पड़े, अगर मैं कहूं इनका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े, तो क्या मैं इस और इसको लेंगे और इस और इसको लेंगे? तो यदि मुझे मोल फ्रैक्शन ए निकालना पड़े, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ? मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई टोटल मोल। आगे बात समझ में? अब बताओ भैया, एक्स ए कंपोनेंट ए के मोल कितने हैं? एन ए। कितने? एन ए अपॉन टोटल मोल कितने बेटा? एन ए प्लस एन बी है। क्या बोलो? तो ये क्या आ गया? इसका एक्स ए आ गया कि नहीं आ गया? और एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मुझे बी का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो क्या मैं एक्स भी निकालूंगा? क्या बोलो? अब एक्स भी बराबर क्या होगा बताओ? मोल ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाई टोटल मोल। होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, टोटल मोल, मोल कंपोनेंट बी के कितने हैं? बोलो? एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। होगा कि नहीं होगा? इसे क्या बोल देंगे अपन? बोलो? एक्स बी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आगे बात समझ में नहीं आई? बोलो, आई कुछ समझ में बातें? एक्चुअल में क्या है? ये मोल का रेशियो है। क्या है? मोल का रेशियो। किसके साथ में? पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल का क्या है? ये रेशियो है। आगे बात समझ में? अब आपको आगे मैं बताऊंगा
कि एक टर्म होती है कि बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। मतलब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, कभी भी एक से ज्यादा आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? उसका रीजन मैं बताता हूं। आप बताओ, मैंने कहा इसके 5 मोल है, इसके 10 मोल है। अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो 5/15 करूंगा मैं, कितना आ गया? 1/3। ठीक है। अगर मुझे इसके मोल निकालने हैं तो 10/15 करूंगा तो कितना आ गया? 2/3। तो क्या एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है? कभी नहीं आ सकती, क्योंकि टोटल मोल का भाग लग रहा है उसके अंदर। ज्यादा वैल्यू का भाग लगेगा छोटी वैल्यू के अंदर तो छोटी वैल्यू आती है। ठीक है। अब देखो आप, मैंने कहा एक्स ए प्लस एक्स सी बराबर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। अब आता कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। तो देखो बेटा, एक्स ए, क्या आपने एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखा? क्या बोलो, एन ए प्लस एन बी लिखा? क्या आपने एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखा? क्या लिखा था? अब बताओ, यदि मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी आएगा। क्या एलसीएम एन ए प्लस एन बी आएगा? अब बताओ, यहां कौन नहीं है? एन भी नहीं है। एन ए से एन ए कट जाएगा, एन भी बचेगा। तो क्या मैं इसको एन भी लिख सकता हूँ? यहाँ कौन प्रेजेंट नहीं है बेटा? एन ए प्रेजेंट नहीं है, तो एन ए लिख सकता हूँ। क्या बोलो? अब प्लस में 3+5 करूं मैं या 5+3 करूं, कोई चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको तरीके से लिख दूं? बोलो, तरीके से लिख दूं क्या? तो तरीके से लिख दें एक बार इसको। तरीके से क्या लिखेंगे? एन ए प्लस एन बी लिख दिया तरीके से। अब बताओ, समान का समान में भाग जाएगा तो कितना आएगा? बोलो, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 आ गया। तो याद रखना है, एक्स ए हमेशा बराबर आएगा 1 माइनस एक्स बी के, एक्स बी बराबर आएगा 1 माइनस एक्स ए के। हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर मुझे एक्स से निकालना है तो एक्स बी को उधर भेज दूंगा, एक्स भी निकालना है तो एक्स ए को क्या भेज दूंगा? उधर की साइड। ये टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है। अगर बात करेंगे यूनिट की, इसकी बात करेंगे यूनिट की, तो बताओ, मोल का कोई मोल का रेशियो है ये? किसी नंबर का रेशियो होता है, उसका कोई यूनिट आता है? क्या नहीं आता, क्योंकि मोल से मोल कट जाएगा, और मोल से मोल कट गया तो बता दो भैया यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट लेस। क्या आएगी? यूनिट लेस। इसके बाद में नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या है? इंडिपेंडेंट है। आगे बात समझ में। अब आपने निकाले क्या है? ये मोल। क्या निकाले? मोल। अब यदि आपको दे दे वेट, क्या दे दे? वेट, मास दे दे, तो मास से निकाल सकते हो क्या मोल? अगर वेट दे देगा तो मास से निकाल लोगे ना मोल। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपन बनाएंगे, जो ये बनाएंगे, इफ वेट गिवन, वेट बोलो या मास गिवन, यदि आपको मास दे रखा है तो बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? एक्स ए। या तो पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको W1 दे रखा है तो एन ए निकाल लोगे पहले। एन ए क्या होगा बताओ? WA अपॉन MA होगा कि नहीं होगा? बोलो, उसी का वेट, उसी का मोलर मास। ठीक है। और यदि आपको एन बी निकालना है तो बताओ WB अपॉन MB होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये मोल वाली टर्म में मैं पढ़ा के आया हूं आपको। ठीक है। गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब यदि आप यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालोगे वेट के टर्म में, तो WA अपॉन MA डिवाइड बाई WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अगर वेट देगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे भैया। ठीक है। और यदि एक्स भी निकालना है तो क्या करोगे बताओ? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ये फॉर्मूला यूज करोगे कि नहीं करोगे? कब करोगे? जब आपको क्या दे रखा होगा? वेट। लिखा दिया। और यदि आपको क्या देखा रखा है? मोल दे रखे हैं, तो मोल वाले में तो सीधा सीधा यही फॉर्मूला यूज कर लोगे आप। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, मोल फ्रैक्शन। इतना पढ़ाया तो मैं स्कूल में, तो यही अंतर होता है कोचिंग और स्कूल में। ठीक है। अपन ने आपको जो स्कूल में पढ़ाया वो तो पढ़ा ही दिया,
लेकिन स्कूल से आगे और क्या हो सकता है इसके अंदर, वो भी आपको चीजें समझा दी मैंने ये। ठीक है, लिखो, पहले डेफिनेशन लिखा दूं, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लिखो, इट इज द इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ particular component mole, it is the ratio of particular component mole particular component mole to the to the to the total moles to the total moles to the total moles present in the solution is known as mole fraction, is known as mole fraction। क्या कहलाता है बेटा ये, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद ये बना लो, हाँ, कौन सी क्लास में बेटा, इसकी तुमने आगे नहीं पढ़ाया, बनाओ फटाफट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यूनिट बराबर यूनिट लेस,
ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है पिछले साल का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज यूनिटलेस। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि सब कुछ चल रहा है इसके अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंसंट्रेशन टर्म कैसे आएगी। लेकिन याद रखना है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक्चुअल में ये मोल का रेशियो बेटा, किसका रेशियो है? मोल का। तो मोल बटे मोल आपस में कट जाएगा। लिख लिया? बढ़े आगे बेटा, चलो ये लिख लो फटाफट। एफ वेट गिवन, वेट या मास गिवन। अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट, फिर एंड कर देंगे। अभी तुम्हारे जो सिलेबस में ना वो पढ़ा देता हूं मैं, ठीक है? उसके बाद में जब रिवीजन में लेंगे 12th मुझे दोबारा से फिर पढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना उस टाइम फिर पढ़ानी पड़ेंगी। तो अभी जो 11th के सिलेबस का पार्ट है ना वो पढ़ेंगे अपन। ये प्लस है, लिख लिया बेटा? लिख लिया? चलो अब एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो, हाई मोल ऑफ ग्लूकोज present in 15 mole of water. Calculate mole fraction of ग्लूकोज। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले जो दे रखा है बेटा उसे अंडरलाइन कर लेंगे अपन। अंडरलाइन अपनी कॉपी अपने पास ही रहेगी, तो सबसे पहले क्या कर लोगे? अंडरलाइन, ठीक है? ये दे रखा है एक तो कितने में प्रेजेंट है, 15 मोल में, ठीक है? क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन। तीनों चीजें मेरे को काम की वही करनी है बस, बाकी का मतलब ही नहीं है। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या थ्योरी दे रखी है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप बताओ मेरे को क्या दे रखे हैं बेटा? मोल दे रखे हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? मोल ऑफ ग्लूकोज। कितने मोल है बेटा? 5 मोल है। कितने मोल है? 5 मोल। उसके बाद है मोल ऑफ वाटर।
कितने मोल हैं बोलो, 15 मोल है, यही है, ठीक है। अब मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। होगा कि नहीं होगा बोलो, ये लिखा था। अब कंपोनेंट की जगह मैंने नाम लिख दिए सीधे सीधे, और मैं इसको कंपोनेंट ए बोल देता, इसको कंपोनेंट बी बोल देता, तो कंपोनेंट ए अपॉन कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। ये आवाज किसकी आ रही है, ठीक है। अब देखो, बताओ भैया, मोल ऑफ ग्लूकोज कितने दे रखे हैं, 5, कितने दे रखे हैं बेटा, 5, डिवाइड बाई मोल ऑफ ग्लूकोज 5 प्लस 15, बताओ 5 बाई 20, और कितना आ गया ये 1/4 आ गया क्या, और 1/4 को क्या बोल सकते हैं अपन, 0.25 यूनिट। लिखूंगा कुछ, लिखूंगा नहीं, यूनिट लेस है ये, आगे बात समझ में। अब देखो, अब आप निकाल के देख लेना वाटर के मोल फ्रैक्शन 0.75 आएगा, कैसे आएगा वो भी बताऊं क्या, बोलो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन, आपको पूछा ग्लूकोज का है, लेकिन मैं वाटर का भी बता रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, बताओ क्या आ जाएगा। अब मैं सीधा डाटा रख दूं, बताओ कितना है, 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 15, यही आएगा। बताओ 15 डिवाइड बाई 20, 5 से काटो 3 बार, और ये 4 बार, 3/4 को 0.75 बोलते हैं क्या, तो 1 से ज्यादा वैल्यू आ सकती है कभी नहीं। अगर आपकी 1 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो समझ जाना गलत है मामला। अब काफी बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, जब आपको मोल दे रखा है तो सीधा ही रेशो निकाल दो। अब काफी बच्चे क्या करेंगे, ये मोल दे रखा है लेकिन मोल से मोल निकालते हैं दोबारा, 5 बटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट रख देते हैं 180, फिर कुछ और निकालेंगे, फिर कुछ और निकालेंगे। पेपर में पढ़ना आना चाहिए, जब मोल पूछ रहा है तो मोल का रेशो ही मोल फ्रैक्शन होता है। जब वेट दे रखा है तो पहले मोल निकाल लो वेट से, उसके बाद में क्या निकाल लो, मोल फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद में कल और क्वेश्चन करा लेंगे इसको 2-3, ठीक है। आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।